प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा यह ऑनलाइन व्याख्यान बीए पार्ट फर्स्ट भूगोल के विद्यार्थियों के लिए है और विषय है भौतिक भूगोल। आज भौतिक भूगोल के अंतर्गत हमने जो टॉपिक आपके लिए चुना है वह है पवन के कार्य। हम जानते हैं पवन जब चलता है, पवन में जब गति होती है तो पवन के द्वारा कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। उसकी गति के कारण हमारे धरातल के ऊपर बहुत सारे प्रभाव दिखाई देते हैं। उन्हीं प्रभावों के ऊपर, उन्हीं कार्यों को लेकर के आज हम चर्चा कर रहे हैं। पवन के कार्यों को हम मोटे तौर पर 3 भागों में बांटते हैं। पहला है पवन का अपरदनात्मक कार्य, दूसरा उसका परिवहन कार्य और तीसरा है उसका निक्षेपात्मक कार्य। पवन का अपरदन से संबंधित जो कार्य है उस पर पहले हम चर्चा करेंगे। पवन का अपरदनात्मक कार्य भौतिक और यांत्रिक प्रक्रमों द्वारा होता है। स्वयं पवन द्वारा कुछ रासायनिक क्रिया अवश्य होती है, लेकिन मुख्य रूप से भौतिक कार्य ही उसका होता है। अपरदन से पूर्व यांत्रिक अपक्षय के द्वारा सेलें ढीली पड़ जाती हैं, जिसे पवन सरलता से अपरदित करके स्थानांतरित कर देती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। और इसकी जो एक क्रिया होती है वो किस किस रूप में होती है, आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। पहला जो क्रिया है वो है अपवाहन या डिफ्लेशन। डिफ्लेशन शब्द लैटिन भाषा के डिफ्लेयर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है उड़ाना। यांत्रिक अपक्षय के द्वारा जो सेल ढीली कर दी गई है, जो असंगठित है, उनके कणों को पवन उड़ा करके दूसरे स्थान पर ले जाती है और इस क्रिया से धरातल की परत दर परत उखड़ती रहती हैं और इस तरह से जो समय के साथ आधार शैल है वो नग्न हो जाती है। इस क्रिया से धरातल पर गर्त बन सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मिस्र का कतारा नामक जो गर्त है वो सागर तल से भी करीब 400 फीट गहरा है। वो गर्त इसी पवन के अपरदनात्मक कार्य द्वारा बना है। इसी प्रकार से वनस्पति रहित धरातल पर जो पवन का कार्य है वो निर्बाध रूप से चलता रहता है। यही कारण है कि पवन का अपरदनात्मक जो कार्य है वो शुष्क मरुस्थलों में अधिक दिखाई देता है। तो ये अपवाहन के द्वारा पवन अपरदन का कार्य करती है। दूसरा अपघर्षण के द्वारा करती है। अपघर्षण के मतलब है पवन के साथ उड़ते हुए रेत और धूल के कण हैं। ये अपरदन क्रिया में यंत्र के समान काम करते हैं। जिस प्रकार से रेगमाल से हम किसी धरातल को घिसते हैं तो उसमें घिसावट होती है, ठीक उसी प्रकार से जो पवन के साथ चलने वाले, बहने वाले, उड़ने वाले जो रेत और धूल के कण हैं वो मार्ग में पड़ने वाली सेलों पर प्रहार करते हैं, उनको रगड़ते हैं, उनको घिसते हैं और पवन की यह क्रिया जो पवन के वेग, रेत के कणों की मात्रा और मार्गवर्ती शैलों की संरचना पर निर्भर करती है, इसके द्वारा एक बड़ी मात्रा में अपघर्षण का कार्य होता है, जो मुख्य रूप से धरातल से 6 फुट की ऊंचाई तक होता है। क्योंकि जो पवन अपने साथ रेत और धूल के कण लेके जाती है, उनमें जो मोटे रेत और धूल के कण हैं वो 6 फीट की ऊंचाई तक ही साथ जा सकते हैं। तो ये अपघर्षण के द्वारा भी अपरदन का कार्य होता है। और तीसरा होता है सन्निघर्षण। सन्निघर्षण में पवन के साथ उड़ते हुए धूल और रेत के जो कण हैं वो आपस में टकराते हैं, परस्पर टकराते हैं और उनकी पारस्परिक टक्कर के कारण वो क्षीण होते जाते हैं, उनका आकार सूक्ष्म हो जाता है
तो वह भी एक अपर्दन का कार्य होता है। तो अपर्दन का जो कार्य हुआ वो 3 रूपों में हुआ, 3 क्रियाएं उसमें हुई। अपवाहन है, अपघर्षण है और सन्निकर्षण है। अब हम बात करते हैं अपर्दन को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अपर्दन को नियंत्रित जो कारक करते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण कारक है पवन वेग। पवन का वेग जितना अधिक होगा उतना ही पवन के द्वारा अपरदनात्मक कार्य अधिक किया जाएगा। जिन क्षेत्रों में पवन अधिक वेग से चलती हैं, जिन दिनों में पवन अधिक वेग से चलती हैं, वहाँ धरातल के ऊपर पवन का अपरदनात्मक कार्य अधिक होता है। ये सामान्य अनुभव के आधार पर भी हम आसानी से पहचान सकते हैं। दूसरा जो इसका कारक है अपर्दन को नियंत्रित करने वाला, वो है धूल और रेत के कणों की मात्रा। जितना पवन के साथ धूल और रेत के कणों की मात्रा अधिक जाएगी उतना ही पवन के द्वारा अपरदनात्मक कार्य अधिक होगा। जितना धूल और रेत के कणों की मात्रा कम होगी उतनी ही उसके द्वारा अपरदनात्मक क्रिया धीमी होगी, कम होगी। इसी प्रकार से शैल संरचना एक महत्वपूर्ण कारक है जो अपर्दन को नियंत्रित करती है। शैल संरचना यदि कहीं कोमल और सरंध्री और संधिदार शैलें हैं तो वहाँ पर पवन शीघ्रता से उन कोमल कणों को काट देती है, अपर्दित कर देती है, घिस देती है। अपवहन क्रिया के द्वारा और अपघर्षण क्रिया के द्वारा वो जो कण हैं कोमल शैल के, वो शीघ्रता से मूल चट्टान से अलग हो जाते हैं। जबकि यदि चट्टान कठोर है, चट्टान में संधियाँ नहीं हैं, चट्टान स्तर वाली नहीं है, परत वाली नहीं है, तो उसमें अपवहन और अपघर्षण का प्रभाव बड़ा ही कम पड़ता है, जिसके कारण से अपर्दन की क्रिया मंद होती है। एक तत्व है जलवायु। जलवायु का भी प्रभाव अपर्दन की इस क्रिया पर पड़ता है, पवन के अपरदनात्मक कार्य के ऊपर पड़ता है। जिन क्षेत्रों में उष्ण और शुष्क जलवायु है वहाँ पर पवन का अपरदनात्मक कार्य तुलनात्मक दृष्टि से बहुत अधिक होता है। उन क्षेत्रों के जहाँ पर उष्णता कम है या फिर शुष्कता कम है, तो इसी कारण से उष्ण मरुस्थलों में जो शुष्क होते हैं वहाँ पर पवन का अपरदनात्मक कार्य सर्वाधिक दिखाई देता है। विश्व के जो भी उष्ण मरुस्थल हैं उनमें ही सर्वाधिक अपरदनात्मक कार्य पवन का हमें दिखाई देता है, चाहे वह सहारा का मरुस्थल है, चाहे थार का मरुस्थल है, चाहे गोबी का मरुस्थल है या अन्य कोई गर्म मरुस्थल। एक और फैक्टर है वनस्पति आवरण। वनस्पति आवरण भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो कि पवन की अपरदनात्मक जो कार्य है उसको वो प्रभावित करता है। अल्प वनस्पति या वनस्पति के पूर्ण अभाव वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर पवन का अपरदनात्मक कार्य अधिक होता है, जैसा कि हम मरुस्थलीय क्षेत्रों में देखते हैं। वृक्षों के अभाव के कारण वहाँ पर वनस्पति का अभाव होता है, इसलिए अपरदनात्मक कार्य पवन का अधिक होता है। जबकि जो वन क्षेत्र हैं जहाँ पर वनस्पति का आवरण बहुत अधिक है धरातल पर, वहाँ पर पवन का अपरदनात्मक कार्य सामान्यतया नगण्य होता है। तो ये थे पवन के अपरदनात्मक कार्य को प्रभावित करने वाले कारक। इससे पहले हमने चर्चा की थी अपरदनात्मक कार्य की जो प्रक्रियाएं हैं, अपवाहन, अपघर्षण और सन्निकर्षण। और अब हम बात कर रहे हैं पवन के दूसरे कार्य को जो कि उसका परिवहन कार्य है। अपर्दन के अन्य कारकों की अपेक्षा पवन का जो परिवहन जो कार्य है वो निश्चित होता है। जो पवन का जो परिवहन कार्य है वो प्रायः हम 3 रूपों में देखते हैं। सूक्ष्म पदार्थ पवन के साथ लटक करके चलते हैं, छोटे शैलखंड हैं उछल करके या आगे खिसक करके लुढ़क करके चलते हैं। इस क्रिया को उत्परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है, सल्टेशन कहते हैं।
और अधिक बड़े जो शिलाखंड है वो धरातल के ऊपर लुढ़कते हुए चलते हैं। तो ये 3 प्रकार से इसके परिवहन का कार्य है, लटक कर, खिसक कर और लुढ़क कर। और फिर आता है इसका निक्षेपात्मक कार्य। पवन का निक्षेपण कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जो तेज वेग से चलने वाली जो पवन है वो अपने साथ अधिक पदार्थ का परिवहन करती है। जैसे ही पवन के मार्ग में कोई बाधा आ जाती है तो उसकी गति मंद पड़ जाती है, और गति मंद पड़ने के कारण उसके साथ जो बह कर के जो भी पदार्थ आए हैं, रेत, धूल इत्यादि, उनको वह परिवहित आगे नहीं कर पाती है। उसकी परिवहन क्षमता कम हो जाने के कारण वो पदार्थ जहाँ उनको आवश्यक उपयुक्त दशाएं मिलती हैं वहाँ पर उनका निक्षेपण हो जाता है, वो निक्षेपित हो जाते हैं। और इस निक्षेपण के कारण अनेक स्थानों के ऊपर विशिष्ट आकृतियों का निर्माण होता है, जैसे बालुका स्तूप इत्यादि हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण है हमारे भौगोलिक अध्ययन की दृष्टि से। तो पवन ने हमने अभी चर्चा की 3 प्रकार के कार्य पवन के हैं। अपरदनात्मक कार्य है, उसका परिवहन कार्य है और उसका निक्षेपात्मक कार्य है। ये हमारे लिए शॉर्ट जो क्वेश्चन है उसके रूप में आ सकता है। अपघर्षण क्या है, सन्निघर्षण क्या है, अपवाहन क्या है, तीनों ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो पवन के अपर्दन को नियंत्रित करने वाले कारक हैं उनसे संबंधित भी प्रश्न बन सकता है कि अपर्दन को नियंत्रित करने वाला कारक निम्न में से कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो ये कारक एक बार फिर से हम रिवाइज कर लें। जो पवन का वेग है, नंबर 1, नंबर 2 धूल और रेत कणों की मात्रा है, नंबर 3 शैल की संरचना है, नंबर 4 जलवायु है और नंबर 5 वनस्पति का आवरण है। ये ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो कि पवन के अपर्दन को नियंत्रित करने वाले कारकों की श्रेणी में आते हैं। और इसी प्रकार से जो परिवहन कार्य है हमने बताया 3 प्रकार से होता है। इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है छोटा। ये 3 प्रकार का कार्य, इसमें जो पवन के साथ जो परिवहन होता है वो 3 तरह से कणों का होता है। एक लटक करके, एक खिसक करके और तीसरा लुढ़क करके होता है। और निक्षेपात्मक कार्य है वो पवन के वेग पर डिपेंड करता है। जब वेग कम हो जाता है या सामने कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है तब ये निक्षेपात्मक कार्य होता है। और इस निक्षेपात्मक कार्य से उत्पन्न अनेक स्थलाकृतियाँ होती हैं जो भौगोलिक दृष्टि से अध्ययन में बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, बड़ा महत्व रखती हैं। तो इस तरह से ये था हमारा आज का व्याख्यान पवन के